तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं उस पे नहीं करूँगी, मैं नया चैनल बनाऊँगी, मैं उस पे करूँगी, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, पुराने वाले पे नहीं करूँगी मैं। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। चलो, हमारी यूनिट 2 स्टार्ट करनी है हमें। मोटर डेवलपमेंट के ऊपर है, बहुत सिंपल सी यूनिट है। पेपर 1, यूनिट 2, क्लास 1। ठीक है, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। अब इसके अंदर बेटा आपका सबसे पहला ही जो क्वेश्चन है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यूनिट 1 के अंदर बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से डिटेल में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जो सेकंड क्वेश्चन हमारा जो हमें पढ़ना चाहिए इसके अंदर वो है परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो यूनिट 1 से ही आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो है मैच्योरेशन यानी परिपक्वता। ठीक है, तो मैच्योरेशन क्या होता है बेटा? मैच्योरेशन होता है हमारा अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय टाइम। एक सिंपल सी स्टेटमेंट कि हमारी जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वंशानुगत विशेषताएं, ठीक है, वो किस तरीके से बाय टाइम यानी धीरे धीरे हमारी एज के साथ खुलती चली जाती है। जो इंटेलिजेंस हमें मिला है हमारे पेरेंट्स से, या जो एप्टीट्यूड मतलब जो टैलेंट हमें मिला है हमारे जीन्स में है या पैदाइशी है या जन्मजात है, ये सारी की सारी जो क्वालिटीज़ है ये धीरे धीरे खुलती है। ठीक है, अब इसमें हम कैसे एग्जाम्पल देते हैं? हम एग्जाम्पल देते हैं कि एक 2 मंथ का बच्चा है और मैं इसको बोल रही हूँ टू राइड अ साइकिल, साइकिल चलाओ, एक 2 महीने के बच्चे से। तो क्या ये चला पाएगा? ये नहीं चला पाएगा। मैं इसको ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं इसको ट्रेनिंग दे रही हूँ, उसके बाद भी ये 2 महीने का बच्चा साइकिल जो है वो नहीं चलाएगा, क्योंकि अभी इसके वो जो जीन्स है, जो सेल्स है वो नहीं बने हैं इतने स्ट्रॉन्ग जो एक साइकिल को बैलेंस कर सके। ठीक है, मैं वो वाली मतलब बड़ी साइकिल की बात कर रही हूँ। 2 महीने का वैसे भी नहीं चला पाएगा, कोई से भी नहीं चला पाएगा। ठीक है, तो अभी इसके जीन्स जो हैं, अभी जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल है, वो उतने मैच्योर नहीं हुए हैं, परिपक्व नहीं हुए हैं कि ये बच्चा जो है 2 महीने में, मैं इसको बिठा भी रही हूँ साइकिल पर, ठीक है, और मैं इसको इसके पैरों को पैडल पे भी रख रही हूँ, तो भी ये नहीं चला पाएगा। वहीं अगर मैं 2 साल के बच्चे से ये चीज़ बोलती हूँ कि राइड अ साइकिल, ठीक है, तो ये जो बच्चा है 2 साल का, ये चला लेगा। कौन सी साइकिल? वो भी जो आपकी बैलेंस वाली साइकिल होती है जिसमें आपके 4 पहिए होते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो इफेक्टिव होगी। यहाँ पे अगर आपने उसको साइकिल पे बिठा दिया, क्योंकि 2 साल का जो बच्चा है वो चलना जानता है, ठीक है, उसके पैर जो है वो अब इतने मेच्योर हो चुके हैं, उसकी जो मसल्स हैं वो इतनी मेच्योर हो चुकी हैं कि वो हाथों से हैंडल को पकड़ सकती हैं और पैरों से पैडल को घुमा सकती हैं। बैलेंस वाली साइकिल की अभी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारी ये जो मेच्योरिटी होती है ये कैसे आती है? ये बाय टाइम आती है, एज के साथ आती है। हम एकदम से ये नहीं कह सकते। आप मतलब कि 2 महीने के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को क्लास 12th के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, अभी वो उनके लिए उतना मेच्योर नहीं हुआ है। आपको 2 साल के बच्चे को 2 साल की ही चीज़ें पढ़ानी चाहिए। जैसे कि पियाजे भी कहते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को
उसके लेवल के ऊपर की नॉलेज देते हो तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, आप उस बच्चे को उसी के लेवल की नॉलेज दो प्लस वन की नॉलेज दे दो, जैसे उसका जो लेवल है उससे एक लेवल ऊपर ये ज्ञान दे सकते हो आप, तो भी वो कैच कर लेगा, अडाप्ट कर लेगा उस चीज़ को। लेकिन आप सीधे अगर सोचो कि मैं अपने 2 साल के या 3 साल के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री या कैलकुलस वगैरह सिखाना शुरू कर दूँ, तो वो उसके लिए एक बर्डन होगा। ठीक है, और वो कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम होगा, और उस बच्चे के लिए भी वो उसके विकास में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने मैचुरेशन को स्टार्ट कर देना है, शुरू कर देना है। फिर आपने बताना है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं एज के साथ, हम न्यू एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। जब हम नए नए एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, नए अनुभव हमें मिलते हैं, तो हमारा लर्निंग होता चला जाता है। और जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, तभी तो हमारे अंदर मेच्योरिटी आती है, मैचुरेशन आता है। ठीक है, हम परिपक्व होते चले जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम मैंने कोई गलती करी, ठीक है, उस गलती से मैंने सीखा, मुझे एक अनुभव हुआ, अब आगे जाके मैं उस चीज़ को नहीं करूँगी। ठीक है, लोग बोलते हैं ना तुम बहुत मेच्योर हो गई हो, तुम अभी भी बहुत इमेच्योर हो। तो वो क्यों बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें कि इमेच्योर हो गए हो आप, मतलब कि आपने अपने अनुभवों से सीख चुके हो, आपने अपने अनुभवों से सीख के उन चीज़ों को सुधार लिया है। और एक इमेच्योर बंदा है तो वो बार बार वो उस गलती को कर रहा है। ठीक है, इसलिए उसको इमेच्योर कहा जा रहा है। तो इस तरीके से आपने इस कॉन्सेप्ट को समझाते चले जाना है। मसल्स के साथ ज़रूर जोड़ना, जो एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, कि मसल्स इतनी मेच्योर नहीं हुई हैं कि बच्चे जो हैं उस काम को अभी कर सकें। फिर इसके अंदर बस इतना काफ़ी है एजुकेशन का टॉपिक। इतना समझा देना अपनी भाषा में एकदम बढ़िया से। इसमें ये बता देना कि इसमें ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अपने आप हम अपने अनुभवों से सीखते चले जाते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, वो है टाइप्स ऑफ मोटर स्किल, जो मैंने आपको यूनिट 1 में बताई थी। फिर से मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोटर स्किल। इसमें फैक्टर्स भी दे दिए हैं इसके साथ ही। चलो, टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स में आपकी दो स्किल्स आ जाती हैं जो मैंने आपको बताई थी। एक ग्रॉस मोटर स्किल्स हो जाती हैं। ठीक है, शुरुआत आपने किससे करनी है? ग्रॉस मोटर को समझाने से। ग्रॉस मोटर क्या है आपकी? इसमें जो नाम दे रखे हैं ना, ये सही नहीं, वैसे लिख लो। साधारण क्रियात्मक योग्यता या कौशल। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर को आपने बताना है कि जो हमारी बड़ी मसल्स होती हैं उसको हम ग्रॉस मोटर बोलते हैं, जैसे कि हमारी हाथ और हमारे पैर। ठीक है, अब इन मसल से जो भी हम काम करते हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल्स कहलाती हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे आपके, डांस करना, ठीक है, आपका रन करना, चलना, स्विमिंग, और क्या काम करते हैं हम हाथ पैरों से अपने पूरे पूरे, पुशिंग, किसी चीज़ को धकेलना, पुलिंग, ठीक है, और जंपिंग। ये सब क्या है, इसके अंदर आपकी बड़ी बड़ी मसल्स इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स कहलाएंगी। ठीक है, इसी का उल्टा कर दो, वो आपका फाइन मोटर स्किल्स हो जाएगा। फाइन मोटर स्किल्स आपकी जो छोटी मसल्स होती हैं, स्मॉल मसल्स।
ठीक है, उनको फाइन मोटर बोला जाता है, और ये जितनी भी एक्टिविटीज करती है उनको फाइन मोटर स्किल बोला जाता है। जैसे कि आपकी हैंड्स की फिंगर्स और आपकी आईज, तो इसके अंदर कटिंग हो गया, पेस्टिंग हो गया, ठीक है, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, बटन लगाना हो गया, ठीक है, निटिंग हो गया। गर्ल्स के पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, काजल लगाना, ठीक है, लिपस्टिक लगाना, मस्कारा लगाना, आईलाइनर लगाना, ये सब क्या है, इन सब में आपकी फाइन मोटर स्किल्स यूज होती हैं, आपके हाथों की छोटी छोटी उंगलियां जो है ये इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप्स की स्किल है आपकी। इसमें ये उपकरण वाला जो आपका दे रखा है ना बुक में, इसको करने की ज़रूरत नहीं है कि किसके लिए कौन सा एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, ठीक है। बट अगर आ भी जाता है तो एक दो क्वेश्चन लिख देना। जैसे कि पुश करना है, तो पुशिंग अगर है आपका स्किल है पुशिंग, तो पुशिंग में क्या लिख सकते हैं, कोई डब्बे को धकेलना, ठीक है। पकड़ना है तो पकड़ने में गेंद को पकड़ना, ओके। भूलना है तो जैसे कोई क्या बोलते हैं, भूलना, झूलना, झूलना हो गया, तो सी सॉ पे झूलना, या फिर जो रॉकिंग चेयर होती है उस पे झूलना, ठीक है। उसके बाद उछलना कूदना, तो उछलने कूदने पे आप वो डाल सकते हो, बचपन में हम करते थे ना रस्सी कूदना, ठीक है, ये डाल दो आप। और फाइन मोटर स्किल्स में जैसे कि छपाई हो गई, चित्रकला हो गई, तो इसमें रंगों का यूज करना, मिट्टी से खिलौने बनाना, तो इसमें चिकनी मिट्टी आपका एपरेटस हो गया, उपकरण हो गया, ठीक है। तो जो अगर आप लिख रहे हो, पेस्टिंग लिख रहे हो तो इसमें पेपर लिख देना उपकरण, ठीक है। कटिंग लिख रहे हो तो इसमें सीजर्स लिख देना उपकरण, बटनिंग लिख रहे हो तो इसमें बटन लिख देना उपकरण, निटिंग लिख रहे हो तो इसमें सिलाई और ऊन लिख देना, ठीक है। काजल लगाना लिख रहे हो तो उसके अंदर काजल की जो स्टिक होती है वो लिख देना उपकरण में। बस ये है इसमें। इसके बाद मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक बिल्कुल वैसे ही हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट को करते हैं, ठीक है। अगर आता है मोटर डेवलपमेंट को के फैक्टर्स क्या होंगे जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो पहला आप बता देना कि बच्चे का जो है खाना पीना अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका खाना पीना अच्छा है तो उसकी मसल्स जो है वो अच्छी डेवलप होंगी, ठीक है। फिर इसमें प्ले एंड एक्सरसाइज बता देना, फिर इसमें स्लीप एंड रेस्ट बता देना, जो मैंने फिजिकल वाले में आपको बताया था, ठीक है। फिजिकल कंडीशंस के अंदर ये आ गई। लव एंड केयर बता देना, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, ठीक है, बाहर निकलने की, अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की। इसके बाद और क्या बता सकते हो इसमें, इमोशनल डेवलपमेंट हो बच्चे का स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट बच्चे का स्ट्रांग होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का स्ट्रांग होना चाहिए, तो अपने आप मोटर डेवलपमेंट स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब नहीं आता। क्वेश्चन से आपका क्या अभिप्राय है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है आपका, जो लास्ट क्वेश्चन देखोगे आप इस वाले सेक्शन में, स्किल, स्किल से आप क्या समझते हो, ठीक है। और बच्चों में स्किल के सुधार करने के लिए कौन से अलग अलग मेथड्स आप इस्तेमाल करोगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इस यूनिट में से वो है स्किल्स एंड मेथड्स टू इम्प्रूव स्किल्स, ठीक है। तो स्किल क्या होती है बेटा, स्किल होती है एक सिस्टमैटिक और कोऑर्डिनेटेड पैटर्न ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। पेज नंबर 102 हिंदी में।
सिस्टमैटिक और कोऑर्डिनेटेड पैटर्न ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। स्किल क्या है? कौशल। जब आप किसी चीज की, कोई आप टास्क है, इस टास्क की प्रैक्टिस करते हो बार बार, ठीक है, तो जब हम उस चीज की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो क्या होता है, वो जो पैटर्न है जो हमने प्रैक्टिस की है, वो पैटर्न हमारे दिमाग में मेंटली हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है, मेंटली वो हमारे दिमाग के अंदर जो है अब छप चुका है। प्लस जब हम उसको प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमारी मसल्स का इस्तेमाल हो रहा था, तो हमारी मसल मेमोरी जो है वो फॉर्म हो गई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्किल ले लेते हैं, राइटिंग। राइटिंग की स्किल ले लो आप, लिखने का कौशल। इंग्लिश में राइटिंग स्किल होती है आपकी, ठीक है। तो लिखने के लिए आपने अपने हैंड्स और अपनी आईज, ठीक है, ये दो आपकी मसल्स हैं बेटा, इन दोनों के बीच में आपने क्या बिठाया? पहले कोऑर्डिनेशन बिठाया, ठीक है। अब जैसे कि मेरा हाथ जो है वो मेरे स्टाइलस पे चल रहा है, लेकिन मेरी आंखें मेरी स्क्रीन पे है, मैं अपने हाथ की तरफ देख भी नहीं रही, ठीक है, और मेरा हाथ लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? क्योंकि मेरे हाथ की जो मसल मेमोरी है वो फॉर्म हो चुकी है। मैं पिछले 30 सालों से, 26 सालों से लिख रही हूँ, ठीक है। 4 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था, तो पिछले 26 सालों से मैं लिख रही हूँ। तो मेरे हाथ को, मेरा जो हैंड है, मेरी जो मसल्स हैं, इनकी मेमोरी बन चुकी है, इनकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है, और मेरे दिमाग में वो स्पेलिंग्स और वो वर्ड्स वो ऑलरेडी फॉर्म है। तो ये सिस्टमैटिक और कोऑर्डिनेटेड पैटर्न बना हुआ है मेरे दिमाग में, जो किससे आया है? प्रैक्टिस से आया है, ठीक है। तो अब ये राइटिंग स्किल में मेरी मसल्स यूज हो रही हैं, कोऑर्डिनेशन मेरा इसके अंदर बना हुआ है, मैंने 26 ईयर्स दे चुकी हूँ मैं इस प्रैक्टिस को, ठीक है। तो अब मुझे मेरे स्टाइलस या मेरे टैबलेट की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, मैं सिर्फ स्क्रीन पे देख रही हूँ लैपटॉप की, और वो लिख रहा है, ठीक है। मेरा हाथ जो है वो सारी चीज़ें लिख रहा है और सही तरीके से लिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर उधर लिख रहा है या स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही हैं, वो लिख रहा है। तो ये होती है आपकी कौशल, कोई भी स्किल। इसमें आप बहुत सारी स्किल्स बता सकते हो, जैसे कि स्किल्स तो बहुत सारी हैं हमारी, जैसे सिलाई करना, बुनाई करना, ठीक है, रीडिंग करना, आपका स्पीकिंग स्किल हो जाता है। आप टीचिंग है आपकी, अब आप बीएड कर रहे हो, तो आपको 2 साल क्या कराया जा रहा है? प्रैक्टिस कराया जा रहा है, आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। आप जब जाओगे ट्रेनिंग के लिए, या आप जा चुके होंगे, आई डोंट नो, तो आपको वहाँ पे क्या दिखाया जाएगा? आपको 1 महीने 2 महीने आपको वहाँ पढ़ाना होगा, राइट। तो वो पढ़ाना जो है, डेली डेली आप पढ़ा रहे हो एक ही चीज़, सेम चीज़, तो वो प्रैक्टिस हो रही है आपकी, आपको, आप समझ रहे हो, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बन रहा है एक, कि मुझे कैसे बच्चों से बात करनी है, किस तरह से इंटरेक्ट करना है, ठीक है। बोर्ड पे मुझे किधर खड़ा होना है कि बोर्ड बच्चों को दिखे, मेरी पीठ बच्चों की तरफ ना जाए। ये सारी चीज़ें जो आप सीख रहे हो यही कहलाती है स्किल, ठीक है। स्किल क्या होता है समझ आ गया? कौशल समझ आ गया? इस तरह से लिख दोगे। अब इसमें दे रखे हैं आपके मेथड्स। मेथड्स टू इम्प्रूव स्किल। तो सबसे पहला है कि बच्चों के अंदर आप इंटरेस्ट पैदा करो, अराउजिंग इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन आज भी मेरे से ढंग से खाना नहीं बनता, मतलब खाने लायक बनता है, बट मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिल्कुल भी किचन के काम में इंटरेस्ट नहीं है। मैं किचन का काम सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे करना पड़ता है, और कोई है नहीं करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को खाना देना है, तो मैं इसलिए किचन का काम करती हूँ। अदरवाइज अगर मेरे को कोई कह देगी तुम मत कर, तो मैं घुसू भी ना, मैं शक्ल भी ना देखूँ किचन की। तो मेरे अंदर आज तक गोल रोटी बनाने की स्किल डेवलप नहीं हुई है। मैं आज तक गोल रोटी नहीं बना पाती, ना मैं पतली बना पाती, ना मैं मोटी बना पाती, बस वो जैसी भी बन जाती मैं खा लेती हूँ, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है, रुचि बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने किसी भी बच्चे में रुचि पैदा कर दी है, आपने अगर समझ लिया है कि ये बच्चा किस चीज़ में अच्छा जाएगा, ठीक है, और आपने उसकी रुचि पैदा कर दी उस चीज़ में, तो वो बच्चे की स्किल्स जो है वो बहुत जल्दी
अच्छी होंगी। मेरे को किस में इंटरेस्ट है? मेरे को इंटरेस्ट है टीचिंग में, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, पैशन है। तो इस चीज़ में मैं बहुत जल्दी डेवलप कर गई। मैंने शुरुआत की थी क्लास 1 से पढ़ाने की, फिर मैं 5 पे पहुंची, फिर मैं 8th पे पहुंची, और अब मैं सीधे बीएड, डीएलएड और सीटेट के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट था, ठीक है, तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी जो है इसमें मैं आगे बढ़ गई, मेरी स्किल्स को मैंने शार्प करती चली गई इंटरेस्ट की वजह से। क्लियर? दूसरा चीज इसके अंदर आ जाता है रेडीनेस, यानी कि आप तैयार हैं, तत्परता जिसको बोलते हैं, कि आप तैयार हैं, आपको लग रहा है ये काम सेटिस्फैक्ट्री है, आप उस काम को करने के लिए तैयार हैं, आपको लग रहा है कि हाँ चलो इसको करके मेरा मन जो है वो खुश हो जाएगा, तो भी आप उस स्किल को बहुत अच्छे से सीख लोगे। आपकी टीचर आई क्लास में, उसने बोला कि भाई हम इस चीज़ पे काम करेंगे, हम जो है एक पॉटरी क्लास रख रहे हैं और उसके अंदर हम मटके वटके बनाना सीखेंगे, ठीक है, आप तैयार हो उस चीज़ को करने के लिए, मन है आपका करने का, तो भी आप उस स्किल में अच्छे हो जाओगे। तीसरी चीज़ आ जाती है बेटा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, उतने आपके जो स्किल्स हैं वो शार्प होते चले जाएंगे, ठीक है। आपने मान लीजिए लेसन प्लान बनाया, आपने सीखा लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, अब आप वो बार बार बना रहे हो। आपने इंग्लिश के टॉपिक पे बनाया, फिर आपने वैसे हिंदी के टॉपिक पे बनाया, फिर मैथ्स के टॉपिक पे बनाया, तो आपको प्रैक्टिस हो गई लेसन प्लान बनाने की। एक टाइम आएगा कि आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे लेसन प्लान बनाने में। शुरुआत में क्या होगा, आपको बहुत टाइम लगेगा, यार क्या लिखूं, क्या डालूं इसके अंदर। एक टाइम आएगा कि 2 मिनट के अंदर लेसन प्लान तैयार करके रख दोगे, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का मतलब होता है बेटा यूजिंग नॉलेज ऑफ सिचुएशन ए इन सिचुएशन बी, ठीक है। जब हमारे अंदर कोई कौशल आ जाता है, हम कोई स्किल सीख लेते हैं, तो उसका ज्ञान जो हमने सिचुएशन ए में सीखा था, उसको हम सिचुएशन बी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कि आपने कोई भी चीज़ सीखी है, उसको आप कैसे अलग अलग सिचुएशन में ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने डीएलएड किया, मैंने सीटेट क्लियर किया, मैंने जो पढ़ाई की वो थी सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक की या एट्थ क्लास तक की, ठीक है। लेकिन मैं 8 क्लास तक के बच्चों को मैं आराम से पढ़ा सकती हूँ, बट उसी ज्ञान को मैंने दूसरे सिचुएशन में इस्तेमाल कर लिया। मैं डीएलएड करने के बाद मैं बीएड के बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, राइट। तो डीएलएड करके मैं बीएड के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मतलब मैंने एक सिचुएशन के ज्ञान को दूसरे सिचुएशन में इस्तेमाल किया, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कर रही हूँ। फिर मैंने वही जो ज्ञान मैंने हासिल किया अपने डीएलएड के टाइम पे, वही मैंने सीटेट में इस्तेमाल कर दिया। तो ये होता है यूजिंग नॉलेज ऑफ सिचुएशन ए इन सिचुएशन बी, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल इसी तरीके से दे सकते हो कि आपने बीएड में ट्रेनिंग ली, ठीक है, आपने इसको स्कूल के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, आपको कोई ऐसा बच्चा मिला जो बीएड सीखना चाहता है, वही चीज़ आपने उसको भी सिखा दी। या एक और एग्जाम्पल होता है इसमें बड़ा अच्छा सा है वो, कि आपने सिचुएशन ए मान लीजिए है राइड अ साइकिल, आपने साइकिल चलाना सीखा, और सिचुएशन बी है राइड अ बाइक। दोनों के अंदर क्या कॉमन है? बैलेंस। तो ये जो बैलेंस है ये आपने सिचुएशन ए में सीखा था, और इसको आपने सिचुएशन बी में अप्लाई कर दिया। आ गया समझ? ये एग्जाम्पल भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। इसके बाद नॉलेज ऑफ रिजल्ट, ये भी एक अच्छा वो होता है, मेथड होता है। अगर मैं आपको बता दूं पहले से ही, मैं ज्ञान दे दूं आपको परिणाम का, मैं आपको बता दूं कि बेटा ये सीखने से ये होगा, तो आप उसको और तेजी से सीखोगे। मैं आपको पहले ही कह दूं चलो कि मैं बेटा डीएलएड कर लो, सीटेट क्लियर कर लो, ठीक है, और उसके बाद तुम प्राइवेट में भी जाओगे ना, तो तुम्हें 35-40 हज़ार की आराम से जॉब मिल जाएगी प्राइमरी में, ठीक है। और सरकारी में भी जाते हो तो 35-40 की मिल जाएगी, और अच्छी जॉब होती है सरकारी में अगर क्लियर कर लेते हो। तो मैंने तुम्हें एक रिजल्ट बता दिया, तो तुम जो है और अच्छे से ये चीज़ कोशिश करोगे। अगर तुम्हारी दिलचस्पी है, तुम्हारा गोल है कोई, तो तुम्हारी जो डीएलएड की ट्रेनिंग है या पढ़ाई है, उसको लेके तुम और इंटरेस्ट जो है शो करोगे कि हाँ
यार 35-40 जो है वो कम नहीं होते और आगे बढ़ता ही है, इंक्रीमेंट ही होता है आगे जाके। ठीक है, तो मुझे जो है अपने ऐसे मार्क्स लेके आने हैं कि मेरी जब डिग्री या मार्कशीट वो देखें इंटरव्यू लेने वाले, तो वो हैरान हो जाएं कि इतने अच्छे मार्क्स ही लेके आई है, ये टीचर अच्छी होगी। राइट। तो ज्ञान परिणाम अगर हम पहले बता दें किसी को, तो भी कौशल बेटर किया जा सकता है। इसके बाद इसमें आप प्रॉपर गाइडेंस डाल देना कि प्रॉपर गाइडेंस अगर मिल जाए तो स्किल बेहतर की जा सकती है। कोई सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और इसमें ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल अगर मिल जाए स्किल सिखाने के लिए, तो स्किल और बेटर तरीके से सिखाई जा सकती है। कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, एक और कर लो। फ्लेक्सिबिलिटी, कि कोई भी कौशल सिखाने के लिए लचीलापन ज़रूर होना चाहिए। रिजिड मत रखो किसी भी चीज़ को कि ये चीज़ ऐसे होनी है तो ऐसे ही होगी, ऐसे मत करो। ठीक है, समय के साथ या सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको लगता है उसमें कोई बदलाव लाया जा सकता है तो उसमें बदलाव लेकर आओ, परिवर्तन करो, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ, तो भी स्किल्स आपकी इम्प्रूव होगी। क्लियर हो गया ये वाला सेक्शन भी? ठीक है, चलिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पेरेंट्स और टीचर्स का रोल। रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स फॉर फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, कि भाई टीचर और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि बच्चों की जो मसल्स हैं ये डेवलप हो, ये आपकी बच्चों की मसल्स जो हैं ये डेवलप हो। बहुत सारे काम हैं। पहला कि भाई सबसे पहली चीज़ तो उनको मोटिवेट करो बच्चों को। ये किसका काम होता है? पेरेंट्स और टीचर का ही होता है। अब मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मान लो कह रहे हैं कि मैम गेम्स के लिए ले चलो या प्लेग्राउंड में ले चलो, आज मत पढ़ाओ, है ना। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ना, बैठो क्लास में चुपचाप, यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ एक तो वो दोबारा मुझसे कहेंगे नहीं, चिढ़ जाएंगे और उनका मोटिवेशन खत्म। अब अगर वही चीज़ अगर मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, फ्रैक्शन मेरा मान लो टॉपिक है, मैंने कहा चलो ठीक है आज बंद करो किताबें, प्लेग्राउंड चलो, प्लेग्राउंड के अंदर जाके फ्रैक्शन के ऊपर एक गेम खेलते हैं, है ना। मान लीजिए मैंने एक सर्कल बना दिया बड़ा सा और फिर उस सर्कल को मैं काटना शुरू कर दिया, बच्चों के ही हाथों से मैंने एक सर्कल बना दिया बहुत बड़ा सा। ठीक है, और फिर मैंने उनको बोलना शुरू कर दिया कि इसके टुकड़े करना शुरू करो, 1/4 कर दो, इसको 4 भाग में बांट दो। वो उसको 4 भाग में बांट रहे हैं सर्कल को या स्क्वायर को, तो वो बच्चे वहां पे मोटिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी बात का मान भी रख लिया। ठीक है, और मैंने अपनी पढ़ाई भी पीछे नहीं होने दी। तो इस तरीके से आपने मोटिवेट करना है, एक प्रॉपर मोटिवेशन देना है। आप बच्चों को रीइंफोर्समेंट दीजिए। अब रीइंफोर्समेंट क्या होता है बेटा? पुनर्बलन जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है रिवॉर्ड या पनिशमेंट। ठीक है, अब रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप हर बात पे ट्रॉफी या टॉफी दो उसको। ठीक है, ये चीज़ तो करनी ही नहीं है हमें। रिवॉर्ड हमें देना है रीइंफोर्समेंट में, यानी कि एप्रिसिएशन जिसको हम बोलते हैं, या हमने कोई एक्टिविटी करा दी उसमें बच्चे को थपथपा दिया, हमने शाबाश बोल दिया, ये रिवॉर्ड होते हैं। ओके, तो प्रॉपर मोटिवेशन आपका रीइंफोर्समेंट से आ जाएगा। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज टू एक्सरसाइज, पेरेंट्स और टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे को प्लेग्राउंड में लेके जाइए। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को पार्क में लेके जाएं। ठीक है, मॉर्निंग में उनका एक रूटीन जो है वो बनाएं कि सुबह सुबह उठें, ये वॉक करें या जॉगिंग पे जाएं। ठीक है, इनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दो स्कूल के अंदर। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स में आजकल वेंसडे के दिन वो क्या कराते हैं, आपकी ड्रिल कराते हैं। किसी ने देखी है ये चीज़? देखी है, हर्षा ने देखी है, नीतू ने देखी है, पायल ने देखी है। ओके, तो वेंसडे वाले दिन वो ड्रिल कराते हैं सुबह सुबह। हम असेंबली में जब प्रेयर हो जाती है तो वो थोड़ी सी ड्रिल करा देते हैं, वर्कआउट करा देते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, एक दिन मत कराओ, इसको डेली कराओ, इस चीज़ को डेली लेकर आओ। प्लस आप क्या कर सकते हो, बिटवीन द पीरियड्स क्लासेस। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट पीरियड था, ओवर हो गया, अब आपका सेकेंड पीरियड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में आप 5 मिनट के लिए बच्चों को थोड़ा सा योगा करा दो या थोड़ी सी ड्रिल करा दो।
खड़ा कर दो उनको, ऐसे एक गेम खिला दो, जो हम एक गेम आप लोगों ने भी खेला होगा, डस्टर को टैप करने वाला जो गेम होता है कि मैं डस्टर को एक बार टैप करूंगी तो आपने बैठ जाना है, मैं दो बार टैप करूंगी तो आपने खड़े हो जाना है। ठीक है, उसमें बच्चों को भी मजा आएगा क्योंकि उनको ये रहेगा ये आउट हो गया वो आउट हो गया। बच्चों को बड़ा मजा आता है कंपटीशन में, कंपटीशन को हमें बढ़ावा नहीं देना, लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बच्चों का माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। फर्स्ट पीरियड में वो थके पढ़े, ठीक है, 40 मिनट आसान नहीं होता बैठना, ठीक है, और वो भी इतने छोटे बच्चों के लिए। तो आपने एक उनको रिफ्रेशमेंट दे दी एक तरीके से। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स आप भर भर के डालना बेटा, जितने एग्जाम्पल डालोगे ना उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद सिक्योरिटी, बच्चों को फील कराओ, सेंस ऑफ सिक्योरिटी दो उनको, उनको मतलब उनके साथ सहानुभूति रखो, प्यार से बात करो, उनको ये चीज दिखाओ कि बेटा तुम हमारे साथ सिक्योर हो। ठीक है, हम तुम्हें किसी चीज के लिए मारेंगे नहीं, जाओ बैट उठाओ, बाहर गली में जाके क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, ठीक है, गलतियां होती हैं हम संभाल लेंगे। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए। आपने बच्चे को जो है डांट डपट के नहीं रखना है। इसके बाद अलग अलग गेम्स, अलग अलग गेम्स की अपॉर्चुनिटीज दीजिए। स्कूल के अंदर तो आप जो है क्या कर सकते हो कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स अरेंज करिए। ठीक है, स्कूल के पास इतना बजट होता है कि वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो अरेंज कर सकता है, उन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को यूज करिए। आप टाइम टेबल के अंदर क्या कर सकते हैं, टाइम टेबल में एक पीरियड जो है आप इसको दे सकते हैं स्पोर्ट्स को, और उसके अंदर आपने बच्चों को वो इक्विपमेंट यूज करने देना है। जैसे बास्केटबॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, रस्सी होती है वो मोटी वाली जिसमें टग ऑफ वॉर खेलते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसको यूज करने दीजिए बच्चों को। इसके बाद प्रॉपर गाइडेंस, बच्चों को सिखाना भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें सिखानी भी है, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देना है कि वो गलत संगति के असर में ना पड़ जाए। ठीक है, रिमूवल ऑफ फियर, बच्चों के अंदर से डर खत्म करिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करिए उनके अंदर, उनको मोटिवेट करिए, उनको अच्छी अच्छी बातें बोलिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए, तो उनका जो डर है वो अपने आप खत्म होता चला जाएगा। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इस चीज को जरूर समझिए कि हर बच्चा जो है वो दूसरे से अलग है। ठीक है, दो बच्चे एक दूसरे से अलग है, हो सकता है इसको फुटबॉल पसंद आ रही हो, इसको बास्केटबॉल पसंद आ रही हो, तो फोर्स मत करिए किसी को भी कि तू भी यही गेम सीख या तू ये गेम सीख, ये चीज़ नहीं करनी है। बच्चों की नीड्स को, बच्चों की ज़रूरतों को समझना है। कोई बच्चा हो सकता है थोड़ा फिजिकली अनफिट हो, वीक हो, ठीक है, तो ये नहीं है कि उसको आपने मैराथन करवा दी है पूरी की पूरी, वो बेचारा आधे में बेहोश हो गया, ये नहीं करवाना है। ठीक है, आपने बच्चों की नीड्स को, ज़रूरतों को समझना है। ये वाला सेक्शन क्लियर हो गया। इसके बाद आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आ जाती है मोटर डेवलपमेंट की। लास्ट टॉपिक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आपको हमने मोटर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया, अब आप इसको स्कूल में कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र एजुकेशन क्या है, आपका स्कूल, शिक्षा का क्षेत्र, वहाँ पे आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, आप वहाँ पे क्या करोगे कि ये मोटर डेवलपमेंट बच्चों में विकसित हो। ठीक है, इसको बोलते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपका सिर्फ ये आया है, ठीक है, तो आप सिर्फ ये नहीं लिखोगे, आपने क्या करना है, पहले बताना है भाई कि मोटर डेवलपमेंट होता क्या है। पहले आप इसके बारे में इंट्रोडक्शन दोगे। ठीक है, कि भाई जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, इनका जो विकास होता है उसको हम मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। जब हमारी मांसपेशियों में, हमारी मसल्स और हमारी आईज में कोऑर्डिनेशन बनने लगता है, उसको हम मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। हमारी अलग अलग मसल्स में जब कोऑर्डिनेशन बनने लगता है, जैसे आप जब चलते हो तो आपके दोनों पैरों के बीच में एक समन्वय होता है, एक कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, तो आपके दोनों पैर और आपके हाथों के बीच में भी, ठीक है, जब आप चल रहे होते हो तो आपके हाथ भी मूव करते हैं।
राइट। प्रॉपर चाल जो होती है वो यही होती है कि चलने के साथ साथ आपके हाथ भी आगे पीछे हो रहे हो, ठीक है, तो वो बैलेंस बना रहता है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है यही आपका मोटर डेवलपमेंट होता है, जिसके अंदर आपकी मसल्स का मैकेनिज्म चलता है, मसल्स का कोऑर्डिनेशन चलता है, ठीक है। इसके बाद आपने आना है कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि भाई विशेषताएं क्या होती हैं मोटर डेवलपमेंट की। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स वही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तित्व भिन्नताएं। मैं और आप अलग हैं, मेरी मांसपेशियां और आपकी मांसपेशियों की जो ताकत है वो भी अलग है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या ही लिखोगे कि हर इंसान का जो स्वास्थ्य होता है, जो हेल्थ होता है और जो उसको एनवायरनमेंट मिला है वो सब अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से हमारी हेरिडिटरी अलग होती है, ठीक है, एनवायरनमेंट, हेरिडिटरी, ठीक है, हेल्थ, ये सब क्या है, डिफरेंट है हम सब में। तो इसी तरीके से हमारा जो मोटर डेवलपमेंट होगा उसका जो पेस है बेटा ये भी डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं, जैसे मेरी मम्मी बताती है तो कहती खानदान में तू एक लौती ऐसी थी जिसने सबसे लेट चलना शुरू किया था, तेरे को दीवार से लगा के खड़ा भी कर देते थे तो मैं इतनी आलसी थी कि मैं बैठती नहीं थी, मैं चीखती थी कि मुझे बिठाओ, मैं खुद नहीं बैठूंगी, मतलब मैं गिरती भी नहीं थी, मैं इतनी आलसी थी, ठीक है। तो मेरा पेस बहुत स्लो था, मैं बहुत देर में, और बल्कि मेरी मम्मी ने जितनी मालिशें मेरी हुई हैं उतनी किसी की नहीं हुई है हमारे खानदान में शायद, पर मैं मोटी थी, ठीक है, मैं हमेशा से मोटी रही हूँ तो इस वजह से मैं आलसी भी बहुत रही हूँ। तो मोटर डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। एक पतला बच्चा, अब जैसे मेरा बच्चा है ये पतला रहा है, हमेशा से ही पतला रहा है, तो ये इतना भागता था, इतना भागता था, हाइपर एक्टिव बच्चा था एकदम, इसको पकड़ के बिठाना पड़ता था जबरदस्ती, ठीक है। तो मोटर डेवलपमेंट का जो पेस होता है वो सब में अलग अलग होता है, जीन्स का फर्क पड़ता है इसमें, आपके वातावरण का भी फर्क पड़ता है, आपके स्वास्थ्य का, आप किस तरीके का खाना खा रहे हो, इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है सेक्स डिफरेंस, यौन भिन्नता जो होती है, ठीक है। तो 3 वर्ष की आयु तक लड़के और लड़कियां जो होते हैं बेटा, इनकी जो तुम्हारी मोटर स्किल्स होती हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। 3 इयर्स तक बॉयज और गर्ल्स इनका सेम मोटर डेवलपमेंट रहेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। दोनों ही जो है पहले रोल करना शुरू करते हैं, फिर बेड से उतरना शुरू करते हैं, क्रॉल करना शुरू करते हैं, ठीक है, फिर आपका चलना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन इस एज के बाद आफ्टर 3 इयर्स चेंजेस आने लग जाते हैं बॉयज एंड गर्ल्स की मसल्स डेवलपमेंट में, ठीक है। अलग अलग अंतर परिवर्तन जो है वो देखने को मिल जाते हैं लड़कों की और लड़कियों की मसल डेवलपमेंट में। फिर इसके बाद आपका आ जाता है मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन एंड लर्निंग में आपने यही बताना है, एज के साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी मसल्स जो है वो ग्रो होती हैं, मसल्स ग्रो होती हैं तो उनका मोटर डेवलपमेंट होता है, और अलग अलग अनुभव भी लेते हैं ये एज के साथ, ठीक है, तो उसी हिसाब से इनकी मसल्स ग्रो होने लगती हैं। फिर आपने इसमें बता देना है एक पॉइंट, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक में आप क्या बताओगे कि पहले बच्चा जो है अपना पूरा हाथ इस्तेमाल करता है, ठीक है, होल बॉडी, पहले अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है वो, ठीक है। उसको अभी ये नहीं पता कि मुझे कैसे किसी काम के लिए अपनी शरीर का कोई पर्टिकुलर पार्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, हाथ पैर सब चलाएगा एक साथ, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ बॉडी यूज करना स्टार्ट करेगा किसी भी काम काम के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें बता देना डेफिनेट सीक्वेंस, जो आपका मैंने वो बताए थे, डायरेक्शन बताए थे आपके दो, ठीक है, कि मोटर डेवलपमेंट के 2 सीक्वेंस होते हैं, एक सिफेलोसॉडल होता है बेटा आपका, ठीक है, इसमें आपने बताना है कि बच्चा जो है हेड से अपना टो संभालना शुरू करता है, तो पूरा बताना है इसके अंदर, ठीक है, ये डायग्राम भी बनाना है इसके अंदर, हेड, टो और ये एरो, इस तरीके से, ठीक है, कि पहले वो अपना सर संभालेगा, गर्दन संभालेगा, फिर वो अपनी बैक संभालेगा, फिर अपना हिप एरिया संभालेगा, फिर घुटनों पे आएगा, फिर वो अपने पैरों पे खड़ा होगा। और दूसरा इसमें प्रॉक्सिमो डिस्टल,
इसमें आपने क्या बताना है, ग्रॉस टू फाइन। ठीक है, कि पहले वो अपना पूरा का पूरा हाथ जो है वो चलाना सीखता है, संभालना सीखता है। उसके बाद वो अपनी फिंगर्स को यूज करना सीखता है, पेन पकड़ना सीखता है। ठीक है, फिर ये लार्ज टू स्मॉल मसल वही है आपका ग्रॉस टू फाइन। ठीक है, बस इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आ जाता है आपका इसमें। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में सबसे पहली चीज, जब आप बच्चे का मोटर डेवलपमेंट कराओगे तो वो खुद पे निर्भर होना शुरू होगा। कैसे बताओगे, कि पहले जो बच्चा होता है ये डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे शुरुआत में। ठीक है, पेरेंट्स पे। लेकिन जैसे जैसे इसका मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ये ग्रो करना शुरू करता है, बच्चा ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ता है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, स्वयता, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंस। ठीक है, बच्चा अब अपने काम खुद करना शुरू कर देगा। आप उसको अवसर दो, मौके दो। जैसे कि क्या होता है, बच्चा जब होता है 2-3 साल का बच्चा होता है तो वो कहेगा आपसे कि मैं ये काम खुद कर लूंगा। कुछ पेरेंट्स जो है डांट देते हैं कि नहीं अभी तेरे से नहीं होगा, तेरे बस की नहीं है। ये नहीं करना चाहिए, उसको करने दो, वो करके दिखा देगा आपको। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो आपको करके दिखा देगा। ये होती है सेल्फ डिपेंडेंस, खुद के ऊपर निर्भर होना वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज सेल्फ एंटरटेनमेंट, स्व मनोरंजन। तो बालक की क्रियात्मक योग्यताओं और कौशलों का विकास अगर अच्छा है तो वो क्या करेगा, अपना उसका प्ले खेलेगा अच्छा। ठीक है, उसका स्पोर्ट्स अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप उसको टॉय वगैरह भी दे रहे हो तो वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट शो करेगा, वो एंजॉय करेगा इन चीज़ों को, अगर उसकी मोटर डेवलपमेंट अच्छी है तो। मसल्स अच्छी है तो आपने उसको कार दी है या गुड़िया दी है या कुछ भी दिया है, उसके साथ वो खेलेगा। उसकी मसल्स में ताकत ही नहीं है तो वो क्या खेलेगा, वो वीक फील करेगा हमेशा। ठीक है, इसके बाद सोशलाइजेशन, समाजीकरण आपका। ठीक है, जब मसल डेवलपमेंट अच्छा होगा, मोटर डेवलपमेंट अच्छा होगा, ये बच्चा खेलेगा कूदेगा। ठीक है, तो ये अपने आप सोशलाइज करना शुरू कर देगा अपने पीयर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल पाएगा। अगर इसकी मोटर डेवलपमेंट अच्छी है, नहीं अच्छी है, वीक फील करता है, बीमार पड़ जाता है, तो क्या सोशलाइजेशन कर पाएगा, फ्रेंड्स भी नहीं बना पाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स भी नहीं बना पाएगा। हेलो, हाँ अच्छा, अभी करती हूँ, क्लास चल रही है मेरी। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर आपका। ठीक है, जब आप बच्चे को उसके हिसाब से चीज़ें सीखने देते हो, आप उसको अप्रिशिएट करते हो, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुद के ऊपर आत्मनिर्भरता आती है। एक टास्क है, आपने उसको अलाउ किया करने के लिए, वो उसके अंदर सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, वो अपने आप जो है सेकंड टास्क के लिए कॉन्फिडेंट फील करेगा। जैसे आप मैथ्स करते हो, तो मैथ्स में अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो ऐसा होता है ना कि दूसरा क्वेश्चन करने का भी मन करता है। लेकिन अगर पहला ही सॉल्व नहीं होता, उसी में अगर हम 5-10 मिनट लगा देते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, तो दिल करता है बुक को बंद कर दो और साइड में रख दो। होता है ऐसा। तो ऐसी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। ठीक है, कि अगर हम उसको टास्क करने दे रहे हैं, स्कूल के अंदर भी हम उसको करने दे रहे हैं वो एक्टिविटी जिसमें उसका मोटर डेवलपमेंट होता है और वो सक्सेसफुल होता है, तो उसका जो आगे का कॉन्फिडेंट है वो बिल्डअप हो जाएगा। और फिर इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं बेटा। ठीक है, संवेग का विकास होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, लव पे, फियर पे और एंगर, इन 3 इमोशंस पे आपको कंट्रोल है, तो आप तभी किसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप खेल रहे हो, किसी ने बच्चे से गलती से धक्का लग गया, आप मुंह फुला के साइड में जाके बैठ जाओगे। राइट, तो इमोशनल डेवलपमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि आपकी हेल्थ भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। शरीर अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, आप बीमार नहीं पड़ते हैं ज़्यादा, तभी आप खेल कूद पाएंगे, पार्क में जा पाएंगे, प्लेग्राउंड में जा पाएंगे, स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और आप अच्छे से विकास विकसित हो पाएंगे। ठीक है, समझ आ गई यूनिट 2 पूरी? क्लियर है?
हाँ कि ना? अरे, माइक ऑन करके जवाब दे दो। बीच बीच में बोल भी लिया करो। ठीक है, नहीं हुई, लेकिन मैं नहीं हूँ ऐसी टीचर। मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी